नमस्कार, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी आप ये प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न उन सभी एग्जाम में आएंगे जिसमें भी हिंदी आती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टीचर के एग्जाम के लिए ही हैं सारे प्रश्न हिंदी। कोई सा भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उनमें ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्व। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो जो दोहा कोश है, उसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागीचा। का नाम है प्रबोध चंद्र बागीचा। ये राइटर हैं प्रबोध चंद्र बागीचा। इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया था। दोहा कोश किसकी रचना है वैसे? सरहपा। ठीक, आप लोग सभी जानते होंगे। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है। अब जो दोहा कोश प्रबोध चंद्र बागीचा ने संपादित किया था, इसका संपादन किया था, इसमें क्या क्या चीज है? इसमें सरहपा प्लस कणहप्पा, आपने नाम सुना होगा, प्लस तिलोप्पा। तिलोप्पा, इनके इन तीनों के इसमें दोहे संकलित हैं दोहा कोश में। वैसे दोहा कोश रचना किसकी है? सरहपा की रचना रचना है। और ये संपादन का काम किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागीचा ने। इसमें ये तीनों के दोहे संकलित हैं, सरहपा, कणहप्पा और तिलोत्तमा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? तो ये रचना है सुमन राजे की। बहुत ही अच्छी लेखिका है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आलोचनात्मक रचना, ये 2003 में लिखी गई। साहित्य साहित्य से रिलेटेड रचना है, 2003 में। अब आगे देखते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले राइटर हैं धीरेन्द्र वर्मा। अगर आपने नाम सुना होगा तो इन्होंने ही आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदिकाल में जाति कवि किसे कहा जाता है? आदिकाल में जाति कवि किसे कहा जाता है? आप जानते हैं, विद्यापति को। विद्यापति को ही आदिकाल में जाति कवि कहा जाता है। और एक चीज कि भक्ति काल में जाति कवि या हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न तो हो गया। आदिकाल आदिकाल के जाति कवि किसे कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। अच्छा, एक बात और कि विद्यापति को आदिकाल का जाति कवि या आदिकाल का जाति कवि, हाँ, विद्यापति को आदिकाल का जाति कवि किसने कहा था? तो ये हमारे एक राइटर हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह, इन्होंने विद्यापति को आदिकाल में जाति कवि कहा था। और एक और प्रश्न बन सकता है इसमें कि भक्ति काल में जाति कवि किसे कहते हैं, या भक्ति काल में जाति कवि, या ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी का जाति कवि किसे कहते हैं? हिंदी का जाति कवि, तो ये तुलसीदास को कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आदिकाल में जाति कवि किसे कहते हैं, या भक्ति काल में जाति कवि किसे कहा जाता है, या हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि या भक्ति काल का जाति कवि कहा जाता है। अगर ऐसे प्रश्न में आएगा कि हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है, तो वो तुलसीदास होंगे। अगर आएगा कि आदिकाल में जाति कवि किसे कहते हैं, वो विद्यापति को कहते हैं। और किसने कहा था? बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, छायावाद को छोकरावाद। प्रश्न बहुत ही महत्व। छायावाद को छोकरावाद किसने कहा था? छायावाद को छोकरावाद कहा था, आपने एक राइटर का नाम सुना होगा, लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा था। अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा। तो प्रश्न बनता है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला की। तो इसकी पूरक कृति कौन है? इसकी पूरक कृति है, का नाम है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति। अच्छा, सरोज स्मृति की रचना काल क्या है? 1935।
और ये राम की शक्ति पूजा की 1900। ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि निराला की रचना जो राम की शक्ति पूजा है, इसकी पूरक कृति पूछेंगे तो वो कौन सी है? सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? जहां पर दादू दयाल सत्संग किया करते थे या उनका सत्संग स्थल था, उसे कहा जाता है अलख दरीबा। दादू दयाल के सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। अगला, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, ये कथन किसने और किसके लिए कहे? बहुत अच्छी बातें हैं, जो भी ये कथन है बहुत अच्छा कथन है कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी। ये कथन किसने और किसके लिए कहा है? ये कथन कहा है, आपने नाम सुना होगा ARC, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, शॉर्ट में लिखता हूं मैं ARC। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहे थे, और ये कथन कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहे थे? कबीरदास जी के। कबीरदास जी के लिए कहे थे क्या? कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी। अब देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कुमारपाल चरित, एक रचना है कुमारपाल चरित, एक है कुमारपाल तिरोध। तो ये रचना किसकी है और कैसे याद करेंगे? कुमारपाल चरित रचना है वो है हेमचंद्र की, और कुमारपाल प्रतिरोध रचना है सोम प्रभु सूरी। सोम प्रभु सूरी की है कुमारपाल प्रतिरोध, और कुमारपाल चरित है हेमचंद्र की। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कुमारपाल प्रतिरोध, प्रतिरोध से प्रभु, और चंद्र से हेमचंद्र से कुमारपाल चरित, चंद्र से चरित, और प्रभु से प्रभु सूरी। ऐसे याद करने का तरीका मैंने निकाला है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था इसको। तो प्रतिरोध से प्रभु याद कर लेना, क्योंकि इसमें प्र तो इसमें नहीं आ रहा है कहीं पर भी, हेमचंद्र में। ठीक, तो चरित आ रहा है इसमें, चंद्र से चरित याद कर लेना है। कुमारपाल चरित इन्होंने लिखा था हेमचंद्र ने, और कुमारपाल प्रतिरोध लिखा था सो प्रभु सूरी ने। अगला प्रश्न है, नई कविता को सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह किसने? तो ये कहा था, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन आलोचक हैं, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का आपने नाम सुना होगा। तो इन्होंने कहा था कि नई कविता को सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह। प्रेमचंद की अनेक कहानियों का नाट्य रूपांतरण किसने किया था? कि बहुत सारी कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया था, वो लेखक थे हमारे चित्रा मुद्गल का आपने नाम सुना होगा, तो वो लेखिका है चित्रा मुद्गल, जिन्होंने प्रेमचंद की अनेक कहानियां जो थी, इनकी कहानियां थी बहुत सारी, उसका नाट्य रूपांतरण किसने किया था? चित्रा मुद्गल। अब देखो, रसप्रिया और रसिक प्रिया में अंतर है। ऐसा भी होता है प्रश्न रसप्रिया आ जाता है तो पहला ही आंसर वो, अच्छा वो प्रश्न में पहला ही ऑप्शन क्या दे देगा? केशवदास। ठीक, और बच्चे सोचेंगे कि अच्छा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो रसप्रिया केशवदास का ही होगा। नहीं, रसप्रिया रचना है, वैसे ये है कहानी, रेणु की है। रेणु से क्या याद रखना? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु है इनका शॉर्ट में नाम, रेणु कहते हैं। तो रसप्रिया इनकी रचना है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग कि रसप्रिया है तो सीधे केशवदास नहीं लगाना है। तो रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास। ये रचना केशवदास की। हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी है? पद्माकर की। आधा है तो आधा करने के लिए हलन लगा है नीचे। अच्छा, विरुदावली का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए कि विरुदावली का मतलब होता है किसी भी, किसी का भी विस्तृत यशोगान। ठीक, उसके विस्तृत यश का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? विरुदावली।
तो ये रचना किसकी है? पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावादोत्तर कविता का पंत किसे कहा जाता है? पंत का मतलब क्या है? सुमित्रा नंदन पंत से है। तो छायावादोत्तर कविता का पंत किसे कहा जाता है? आपने राइटर का नाम तो सुना होगा। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का पंत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना इसको। बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा? अच्छा, भाषा का पंडित किसे कहा जाता है? प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किसको कहा जाता है? बिहारी को। और बिहारी सच्चा इनकी रचना है, मैंने बताया था 719 और 713 में भी अंतर बताया था मैंने। और इसको आपने शायद याद कर लिया होगा कि किस तरीके से 700 दोहे या 700 छंद, 700 इतने छंद या इतने दोहे हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था बिहारी सच। भाषा का पंडित किसने कहा था इनको? बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा था, ये याद रखना है। नहीं, ये राइटर का नाम सुना होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को भाषा का पंडित कहा था। अगला प्रश्न। मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य का पंचांग किसको कहा जाता है? तो मिश्र बंधु विनोद को। मिश्र बंधु ने रची थी ना ये रचना, मिश्र बंधु विनोद। तो हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा है इस रचना को? मिश्र बंधु विनोद। तो ये कहा था डॉक्टर नामवर सिंह। आपने इन राइटर का भी नाम सुना होगा, नामवर। बेहतरीन बेहतरीन राइटर है। पद्मावत को हिंदी में अकेली ढंग की ट्रेजिट किसने कहा? पद्मावत, पद्मावत रचना जैसी की है। तो हिंदी में अकेली ढंग की ट्रेजिट किसने कहा था इस रचना? तो आपने इन राइटर का भी नाम सुना होगा, विजय देव नारायण शाही। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इसे आगे तक बढ़ाइएगा, ताकि मेरा मनोबल और ऊंचा होता रहे और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूं।